नमस्कार दोस्तों, एक और अंक आपके लिए। जीएस के 50 प्रश्नों का यह सेट लगातार चल रहा है आपके लिए एसएससी परीक्षा की दृष्टि से, खास करके बिहार दरोगा की भी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हो। जीएस का सवाल यहीं से उठेगा और ये सवाल आपके लिए बीबीआई होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज का पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है, बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोला? भागलपुर, बेतिया, फतुहा, भाल गोदाम इसको बोला जाता है, पटना सिटी, नेपाली कोठी। 4 ऑप्शन हैं आपके। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका सही जवाब। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ रोजाना 6 बजे शाम में एक सेट 50 प्रश्नों का जीएस सेट मिल जाता है, जिसमें से ढेर सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। आपको इधर उधर किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जीएस सेट यहाँ से आपको मिलेंगे ताकि आपका जीएस पेपर कंप्लीट हो जाए, जिसमें से साइंस के भी ढेर सारे प्रश्न होंगे। चलिए अब पहले प्रश्न पे देखेंगे, डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना सिटी में, नेपाली कोठी के नाम से। ठीक है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा 1 का। नंबर दूसरा सवाल देखेंगे। कहता है, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। जो सामग्री की जाने वाली आयात चीजें थी वो क्या थी? अनाज, अफीम, सोरा, सभी। 4 ऑप्शन से मैं आप यहाँ पे तो अनाज तो था ही, अफीम भी था, सोरा भी था। इसका सही जवाब सभी हो जाएगा। खास करके बिहार के साथ जो सबसे ज्यादा व्यापार की जाने वाली चीजें थी वो सोरा थी। दोस्तों, दोस्त के बीच, अपनों के बीच, रिश्तेदारों के बीच शेयर करना ना भूलें। जितना हो सके शेयर जरूर करें, कम से कम 1 शेयर बनता है। चलिए सवाल देखेंगे तीसरा। किस मुगल शासक ने के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 4 ऑप्शन से 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब यहाँ पे देखें तो अकबर हो जाएगा। अकबर के समय में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ है, खास करके बिहार की बात कर लें तो। चलिए अगला देखेंगे, चौथा नंबर सवाल। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक, नुहानी राज्य, जलाल खान नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी, दौलत खान लोधी या फिर दरिया खान नुहानी। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो यहां पे आपको बताना है कि नुहानी राज्य का संस्थापक बिहार में कौन था। तो आपका सही जवाब यहां पे देखें, मोहम्मद शाह नुहानी हो जाएगा। मोहम्मद शाह नुहानी के द्वारा बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ है ये बताना है। पटना है, मुंगेर है, गया है, नालंदा है। तो पालकालीन या फिर पाल कला के लिए पटना यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, 6ठा नंबर सवाल देखेंगे। 6ठा नंबर सवाल कहता है, टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है ये बताना है। तो टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें, घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर ये सभी। 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा बढ़ता है। अगर टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ने से, तापमान अगर बढ़ता है तो टंगस्टन का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, कहने का सेंस ये हुआ, तापमान बढ़ेगा तो टंगस्टन का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अब यहां पे देखिए, झटके लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए? चाय, कॉफी, दूध, उपयुक्त सभी। झटके लगे व्यक्ति को कहने का मतलब है कि विद्युत धारा से संपर्क जो व्यक्ति हो गया हो, या ठेठ भाषा में कहें कि अगर किसी को करंट लग गया हो, तो वैसी स्थिति में क्या नहीं पिलाना चाहिए ये बताना है। चाय, कॉफी, दूध, उपयुक्त सभी। तो देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर किसी को झटका लगता है तो सबसे पहले ये बात जान लें कि जिसमें पानी का स्रोत है या फिर जिसमें पानी हो, ठीक है, उससे तो किसी कीमत पर नहीं पिलाना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ना तो आप दूध पिलाएं, ना तो कॉफी, ना तो चाय उस समय नहीं पिलानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाज दर्पण के लेखक कौन है? एक कृति है समाज दर्पण। ठीक है, अज्ञेय मतलब कोई नहीं, मुल्क राज आनंद, मैडोना या फिर रामचंद्र गिरी। 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लें। समाज दर्पण को 1984 ईस्वी में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से यह नवाजा गया है। खास करके ये जो समाज दर्पण है ये नेपाली भाषा में लिखी पुस्तक है। नेपाली भाषा में ये लिखी पुस्तक है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 ईस्वी में दिया गया है।
और इसके लेखक हैं रामचंद्र गिरी। ठीक है, लेखक कौन है? रामचंद्र गिरी, समाज दर्पण के। चलिए सवाल देखेंगे 9। बृहद संहिता के लेखक, पुस्तकें जरूर याद रखें, उनसे संबंधित लेखक जो कि ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है, या फिर जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय फेमस हुए थे, तो उसके बारे में। अब यहाँ पे बृहद संहिता को देख लें तो शूद्रक, बराहमिहिर, पाणिनि, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है आपके। तो बृहद संहिता के लेखक अगर जानने हो तो बराहमिहिर जो हैं ये बृहद संहिता के रचनाकार हैं। अगर हम लोग शूद्रक की बात कर लें तो मृच्छकटिकम नाम का जो कृति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। जबकि पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, अष्टाध्यायी, इसे तो आप जानते होंगे। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। और शूद्रक मृच्छकटिकम के। और बराहमिहिर क्या लिखा है? बृहद संहिता। चलिए अगला नंबर देखेंगे, 10वां नंबर सवाल। अब 10वां यहां पे कहता है निम्नलिखित में कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? प्रेमचंद की रचना को खोजना है। ताई है, खड़ी बोली है, उसने कहा था, पंच परमेश्वर, 4 ऑप्शन है, चारों कृति है। तो पंच परमेश्वर जो है ये प्रेमचंद की रचना है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की रचना है। चलिए 11, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन है, एक है इंडिया मीन्स फ्रीडम, एक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तीसरे नंबर पर जो पुस्तक है उसका नाम है पैसेज टू इंडिया, चौथा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत फेमस पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये लिखी गई पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर हम बात कर ले इंडिया मीन्स फ्रीडम तो ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अबुल कलाम आजाद जिनका जयंती 11 नवंबर को हुआ और इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा दिवस के रूप में ये जन्म दिवस इनका मनाया जाता है 11 नवंबर को, अबुल कलाम आजाद। और अगर बात करें तो ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद बोले जाते हैं। और इनके बारे में अगर कुछ जानकारी लेनी है तो और भी देख लें। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। युवा अध्यक्ष कौन चीज के? कांग्रेस के। कब? ये भी ध्यान दे लें, 1923 ईस्वी में। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एक और चीज है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1940 से लेके 1945 तक, जो कि किसी भी अध्यक्षता में कह सकते हैं सबसे ज्यादा दिनों तक की अध्यक्षता की गई है। 1940 से 45 ईस्वी तक अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आपको नोट कर लेने हैं अबुल कलाम आजाद के बारे में। चलिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो ये किन की कृति है? ये महात्मा गांधी की कृति है। तो महात्मा गांधी के बारे में आप जानते होंगे, महात्मा गांधी की ये कृति है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जबकि ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है? E.M. फॉरेस्टर के द्वारा ये कृति लिखी गई है। ठीक है, E.M. फॉरेस्टर के द्वारा ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी गई है। तो इन सारी चीजों को आपको नोट करते जाना है। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है ये बताना है। पित्ताशय, अग्नाशय, पित्तवाहिनी, यकृत। तो ये लीवर है जिसे यकृत के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल देखेंगे। 13 क्या कहता है? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके, सर्वोदय है, आर्य है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, यंग इंडिया है। तो यहां इसका सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया। 1933 ईस्वी तक इसका संपादन कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। जबकि आप जानते हैं 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? लाला लाजपत राय के द्वारा की गई है, यंग इंडिया की। ये भी हम बता चुके हैं। तो आपको याद रखना है इस चीज को, 1933 तक इसका संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। 14 देखिए, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की आवश्यकता होती है ये बताना है। ये 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। 4 ऑप्शन है आपके। तो आपका सही जवाब यहां पे हो जाएगा न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन यूरेनियम जब विखंडन होता है और उसकी सतत प्रक्रिया को जारी रखना है, वैसी स्थिति में न्यूट्रॉन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, इन सारी चीजों को अगर याद रखना है, थोड़ा सा एक एक पॉइंट और याद कर लें। इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन के जन्मदाता या फिर खोजने वाले कौन है, तो थॉमसन है, जे थॉमसन इन्हें कहा जाता है, जे थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन की अगर हम लोग बात कर लें तो प्रोटॉन ये हो जाएंगे रदरफोर्ड, ये प्रोटॉन के हो जाएंगे। न्यूट्रॉन के चैडविक हो जाएंगे, चैडविक। ठीक है, और पॉजिट्रॉन की अगर बात कर लें तो ये एंडरसन हो जाएंगे। तो इसे आप जरूर याद रख लें, थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक और एंडरसन के द्वारा ये चारों कण खोजा गया है। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। दोस्तों एक शेयर जरूर करें, कम से कम एक शेयर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये बताना है। हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, 4 ऑप्शंस हैं। तो नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ये जो चैनल है इस पे ढेर सारी चीजें आएंगी। अभी जीएस का सेट चल रहा है जिसमें साइंस इंक्लूड है और भी सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा जाएगा। जैसे कि इसमें प्लान है ये रीजनिंग का प्लान है कि रीजनिंग भी इसको जोड़ा जाएगा। कम से कम 10 क्वेश्चंस और 10 मैथ भी रोज़ाना आएंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखें। एग्ज़ाम्स डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अगर एग्ज़ाम्स डेट कंफर्म होता है तो तुरंत ही वो शुरू किया जाएगा और आपको सहूलियत दी जाएगी यहाँ पे। तो 16 नंबर देखें। 16 कहता है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ये ऑप्शन हैं आपके, फ्लोरीन, सीसा, एल्युमिनियम, पोटेशियम। नाम से ही आप पकड़ लिए होंगे, उर्वरकों में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। निर्माण करने में पोटेशियम का बहुतायत प्रयोग होता है। 17 कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, यानी कि वायु से वायु में यह मार करता है। पृथ्वी है, अस्त्र है, आकाश से और अग्नि है। 4 ऑप्शंस में से आपका जो प्रक्षेपास्त्र होगा ये अस्त्र है। अस्त्र जो प्रक्षेपास्त्र है ये वायु से वायु में मार करता है और इसे जो तैयार किया है ये डीआरडीओ ने तैयार किया है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखने हैं। ये अस्त्र जो प्रक्षेपास्त्र है ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित है। चलिए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। किस गवर्नर जनरल की बात यहाँ पे चल रही है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस। 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब यहाँ पे देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स पर हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा महाभियोग लगाया गया था, महाभियोग चलाया गया था। हालांकि बाद में महाभियोग निरस्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था, ये आपको याद रखने हैं। और यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, जो 1773-74 में बना था। तो इसको भी आपको याद रखने हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना था। ठीक है, आगे चलेंगे। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो चोल राजा के द्वारा जो धर्म अपनाया गया था ये शैव धर्म था। ठीक है, चलिए 20 नंबर। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, पानी पर बर्फ तैर रही है। ध्यान से क्वेश्चन को समझा करें। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा या फिर चौथा ऑप्शन कहता है उतना ही रहेगा। चलिए दिमाग लगाइए और इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब अगर खोजिएगा तो आसान है, उतना ही रहेगा। ठीक है, उतना ही रहेगा। ध्यान से समझे, पानी अगर जितना है, ठीक है, पानी है मान के चले, तो बर्फ भी उतना जगह छेक रहा है। ठीक है, और जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, यानी कि उतना ही होगा। चलिए आगे देखेंगे। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। बढ़ता है, वही बना रहता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब होगा बढ़ता है। जी का मान भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर अगर बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा मान के चले ये हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप कहां जाते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो ध्रुव इधर है, ध्रुव इधर है। ठीक है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। जैसे ही आप बढ़ते हैं तो जी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। चलिए, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है।
क्या कारण है, इसका कारण बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, केंद्रापसारी बल या फिर ऊष्मा बल। 4 ऑप्शन हैं आपके, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये किस बल के कारण ऐसा संभव हो पाता है। तो हालांकि इसे केंद्रापसारी बल कहते हैं या फिर अब केंद्रीय बल भी कहा जाता है। ठीक है, अब केंद्रीय बल भी इसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ये हुआ। आगे देखेंगे, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा। घटता है, 4 गुना हो जाता है, 1/4 हो जाता है या फिर दुगना हो जाता है। तो अगर यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी करते हैं तो जो लोलक के झूलने का समय है वो दुगना हो जाएगा। लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। 24 है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है उसका आकार हो जाएगा, आकार क्या होगा ये बताना है। अधिक लंबा वही रहेगा, गोलाकार या अधिक छोटा हो जाएगा। तो अगर भारहीनता की अवस्था है तो वैसी अवस्था में वो जो ज्वाला होता है उसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, जस के तस रहेगा। ठीक है, चलिए 25, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शंस में से इसका सही जवाब बढ़ जाता है हो जाएगा। कहीं से पानी अगर गिर रहा है, चाहे वो झरना हो या कहीं से भी, तो जल जब ऊंचाई से गिरता है तो उसका जो तापमान होता है, उसका जो ताप होता है वो बढ़ता है। ठीक है, चलिए 26वां ताप जिस पर बर्फ, पानी, वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट इतना है कि एकदम एग्जाम फ्रेंडली है, बार बार परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं। हिमांक, त्रिक बिंदु, क्रांतिक ताप, क्वथनांक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिक बिंदु, बीपीएससी का सबसे फ्रेंडली क्वेश्चंस। ठीक है, बार बार परीक्षाओं में ये आने वाला प्रश्न है विज्ञान के। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है ये बताना है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, हीलियम है, धूलकण है। तो ऑप्शंस यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका सही जवाब धूलकण होना चाहिए। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का सबसे मुख्य कारण धूलकण ही होता है। माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि करते हैं तो प्रकाश की गति क्या होगी, बढ़ती है, सासा गिर जाती है, वैसी ही रहती है या फिर घटती है। तो अगर माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है, तापमान में वृद्धि किया जाता है, तो प्रकाश की गति जो होगी वो जस के तस रहेगी, वैसी ही रहती है, उसमें ना तो वृद्धि होती है ना कमी होती है। ठीक है, तापमान बढ़ने से प्रकाश की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 29 देखेंगे, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम कितने बार परीक्षाओं में यह पूछा गया सवाल है। ठीक है, वही रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई संबंध नहीं था। 4 ऑप्शंस में से आपको यहां पे देख रहे हैं कि अगर अशुद्धि है, अशुद्धि के कारण द्रव में अगर अशुद्धि को मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट डाउन कर लें। ठीक है, और हाँ दोस्तों, पीडीएफ मिलेगा ही, बार बार सभी लोग पूछते हैं पीडीएफ। तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहां पे सारे पीडीएफ को दिया जाएगा। ठीक है, ये 39वां नंबर क्लास है और सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, 17-18 की संख्या में मिल चुके हैं। तो जो रहेंगे वहाँ पे जुड़ेंगे तो उसके लिए पीडीएफ मिलेगा ही मिलेगा। और जितने जल्दी हो सके आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है। ध्यान से देखना है, ऊष्मीय मान का यहाँ पे चर्चा हो रहा है। तो पत्थर का, कोयला, कोक, प्राकृतिक गैस या फिर लकड़ी। तो ये 4 ऑप्शंस में से आप देखेंगे प्राकृतिक गैस, खास करके हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है वो सर्वाधिक होता है, तो प्राकृतिक गैस इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। शांत पेटी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शांत पेटी को डोलड्रम के नाम से भी जाना जाता है, डोलड्रम भी से कहा जाता है शांत पेटी को। अभी हमने बताया इस तरह से भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा इस तरह से है, और अगर आप इसे ग्लोब माने और ये पोल हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये भी ध्रुव हो गया, तो भूमध्य रेखा के कह रहा है दोनों ओर, यानी कि 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर, 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर तक जो शांत पेटी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, शांत पेटी कहा जाता है। पवन जो होता है ये निम्न दाब पर यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो इसे कहाँ, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर
और 10 डिग्री नीचे तक का जो क्षेत्र होता है ये शांत पेटी का क्षेत्र कहलाता है। तो ये भूमध्य रेखा कहलाएगा। ठीक है, तो किस रेखा कह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा। समझते जाना है एक एक चीजों को। 32 नंबर सवाल देखेंगे। 32 क्या कहता है, ड्रमलिन क्या है। ड्रमलिन को समझना है जियो में एक संकरी घाटी, अंडाकार पर्वत, पिरामिडीय चोटी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाकार पर्वत को ड्रमलिन कहा जाता है। अंडाकार पर्वत को क्या कहा जाता है, ड्रमलिन कहा जाता है। 33 देखेंगे, सिफ का निर्माण किससे होता है। सिफ का निर्माण नदी से, हिमनद से, समुद्री लहर से, पवन से, हिमनद से। 4 ऑप्शन हैं आपके, तो 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा पवन से। सिफ का निर्माण किसी से होता है, पवन से। इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट डाउन जरूर करने हैं। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है ये बताना। पेरिस शहर, यहाँ पे पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की, इसे याद रखना है आपको। सतलज, डेन्यूब, सीन, टाइबर। सतलज तो भारत में है, डेन्यूब नहीं होगा, तो सीन इसका सही जवाब हो जाएगा। पेरिस शहर जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। चलिए, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है। रोम की बात यहां पे की जा रही है, तो राइन, विस्टुला, टाइबर, एवान। तो टाइबर हो जाएगा। टाइबर नदी के किनारे रोम शहर स्थित है, रोम। आगे, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है। बहुत आसान है, आप लोग जानते होंगे, इजी है। त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, अनिश्चित आकृति। त्रिभुज के आकार का ये डेल्टा की आकृति होती है। चलिए, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है। जल प्रताप, जलोढ़ शंकु, डेल्टा, इनमें से कोई नहीं, तो ये डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, जब नदी वृद्धावस्था में पहुंचती है तो जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अब ये यहाँ पे देखें, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है ये बताना है। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से ये तीनों जो है स्थलरुद्ध देश है, एशिया का ये तीनों स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, कजाकिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है। तो स्थलरुद्ध देश की अगर यहाँ पे चर्चा की जा रही तो तीनों हो जाएगा, ए, बी और सी। एक और बात आपको यहाँ पे नोट करने की, कजाकिस्तान जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड कंट्री, जिसको स्थलरुद्ध देश भी कहते हैं, स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है जिसे कजाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और ये तीनों स्थलरुद्ध देश है, याद रखने हैं आपको। चलिए, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोनदाड़ी वन को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो ये पूछा जा रहा है साइबेरिया के क्षेत्र में, टुंड्रा, टैगा, सवाना, इनमें से कोई नहीं। आसान है, ये टैगा हो जाएगा। टैगा के नाम से ये जाना जाता है, समशीतोष्ण कोनदाड़ी वन टैगा के नाम से जाना जाता है, जो कि साइबेरिया के क्षेत्र में पाया जाता है। अब यहाँ पे आपको देखने हैं, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय घास भूमि को याद रखने हैं कुछ को, तो आपको यहाँ पे ध्यान देखने हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान अगर हम यहाँ पे बात कर लें, कम्पास, बेल्ट, सवाना, लानोज, तो आपका सही जवाब शीतोष्ण की अगर यहाँ पे चर्चा की जा रही है तो बेल्ट है। बाकी कंपास, सवाना, लानोज ये जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण है। कंपास, सवाना, लानोज ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि बेल्ट जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। फिर से क्वेश्चंस हैं, बेल्ट, प्रेयरी, लानोज, स्टेपी। तो यहाँ पे फिर से आपको देखने हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान की अगर हम बात कर लें तो बेल्ट अभी तुरंत हमने देखा था। उसी तरह से प्रेयरी जो होगा ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, स्टेपी भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, लेकिन लानोज जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसको नोट कर लेना है आपको, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, पूछे जाते हैं। अब 42 देख लें, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर, ध्यान से देखें, घूमने को क्या कहते हैं। परिभ्रमण, घूर्णन, कक्षा, इनमें से कोई नहीं। आसान है, बता देंगे आप लोग, ये घूर्णन के नाम से जाना जाता है। चलिए 43 देखेंगे, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, 4 ऑप्शन हैं, तो आसान है, वलय जो है ये शनि के चारों ओर है। ठीक है, 44 नंबर सवाल देखेंगे, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। साम्राज्यवाद के लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए,
राजस्व एवं भूमि कर के लिए, ये सभी। तो कला एवं स्थापत्य इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त राजवंश। ठीक है, गुप्त राजवंश की स्थापना की अगर हम लोग बात कर ले तो स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त के द्वारा यह स्थापित किया गया वंश है। ठीक है, एक और चीज इसमें याद रखने हैं, 319 ईस्वी के आसपास, 319 ईस्वी में किस चीज की स्थापना की गई है? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चलिए आपको बताने हैं, हमने कितनी बार हम बताए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापना की गई 319 ईस्वी में। किस चीज की ये बताना है आपको कमेंट करके। चलिए 45 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। बहमनी राजाओं की राजधानी थी बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बेलगाम। तो बहमनी राज्य की स्थापना की अगर हम लोग बात कर लें तो 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1347 ईस्वी में किसके द्वारा? तो बहमनी शाह के द्वारा, बहमनी शाह के द्वारा। ठीक है, शाह के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी 1347 ईस्वी में, जिसका नाम था बहमनी। तो इसकी राजधानी जो थी ये गुलबर्गा थी। इसकी राजधानी कहां थी? गुलबर्गा थी। 46 देखेंगे, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, बालिका शिक्षा है, इनमें से कोई नहीं। तो हंटर कमीशन जो नियुक्त किया गया था उसमें जो रिपोर्ट सौंपा गया था उस रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था, विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। चलिए 47 देखेंगे, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1900 कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। अब इसके पक्ष में कौन थे और कौन विपक्ष में थे ये बताना। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन जो योजना आया था, कैबिनेट मिशन योजना, इसके तहत सरदार पटेल जो थे पूरे पक्ष में थे। अब क्यों थे ये भी जान लें। सारी चीजें तो इसमें थी। पाकिस्तान इसमें अलग देश के रूप में बंटना था, जिसे सरदार पटेल मान गए थे, पूरी पक्ष में थे कि हाँ उसको अलग कर दीजिए, बाकी कोई भी पक्ष में नहीं थे। ठीक है, उसके बाद 48 देखेंगे, 48 नंबर। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? भारतीय शासक तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या कीजिएगा, दिल्ली में इसने शासन किया है। तो अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, इनमें से कोई नहीं। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि यह दान के रूप में, दाता के रूप में जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह अपनी राजधानी कहां बनाया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। यह भी आपको नोट कर लेने हैं। 49, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? गरम दल, नरम दल वालों के, या फिर उग्रवादियों के? इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जान लें कि सूरत फूट क्या है। तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो भागों में बटा। कांग्रेस दो भागों में बटा, दो भागों में। नाम क्या था? नरम दल, और दूसरा क्या था? गरम दल। ठीक है, नरम दल और गरम दल दो भागों में टूटा था। और यह सूरत में अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सूरत में, यह कहां आयोजित किया गया था? सूरत में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष अगर हम लोग जान लें कि अध्यक्ष कौन थे यहां 1907 में किसने अध्यक्ष किया था, तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, सूरत में 1907 ईस्वी में। और कांग्रेस दो भागों में बटा था, नरम दल और गरम दल में। तो जब फूट हुआ था तो कांग्रेस जो मेन था वो नरम दल वालों के हिस्से में चला गया था, हाथों में इसका प्रशासन चला गया था। आज का अंतिम सवाल देखेंगे, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सैयद अहमद खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, मोहम्मद इकबाल, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा 1906 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा। तो ये 50 प्रश्नों का सेट था जीएस का, जो कि आपके लिए था। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा, चाहे वो पढ़ाने का तरीका हो या फिर प्रश्नों का सही सम्मिश्रण। दोस्तों बस आपको एक काम करने हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर आप नए हो या पुराने हो
एक शेयर जरूर।